नमस्कार, मैं पंकज कुमार कड़वी कॉफ़ी के इस नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, इस विषय पर तो सारी दुनिया बात कर रही है। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या टेलीविज़न मीडिया हो, सभी जगहों पर बात हो रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कड़वी कॉफ़ी इस पर अपनी नए राय ना रखे? मगर जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही कि हम लोग अपनी बातचीत एक और लंबे फॉर्मेट पे इस बातचीत को करते हैं, जिसमें कि ठहर कर समझने की कोशिश, कुछ आपसे सुनने और समझाने की कोशिश। इस बातचीत में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई एक किसी गेस्ट हम बुलाते हैं, जिनसे हम उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। मगर हम लोगों ने आपस में ये तय किया कि कड़वी कॉफ़ी की टीम इस विषय पर क्या सोचती है और कैसे सोचती है, इस पर हम अपनी राय रखें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अभी नई जो घटना घटी है, जिसे हम छात्र आंदोलन या बच्चों के आंदोलन के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा देश उसकी कामयाबी भी बना रहा है। मगर अ, इस पर हम लोगों ने जो बात रखने की कोशिश की है, आप इसको अंत तक सुनने की कोशिश करें, तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोगों की अपनी राय इस बारे में क्या है और क्या वो राय आपके राय से मेल खाती है। अपनी राय रखने की वजह ये है कि अगर हम इसे छात्रों का आंदोलन या बच्चों का आंदोलन कहते थे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी टीम में अफसर अपूर्वानंद जी, जो एक शिक्षक हैं, वो इस छात्रों के आंदोलन को किस नज़रिए से देखते हैं, और निधीश जी, जो एक पत्रकार, एक संपादक हैं, तो एक पत्रकार और संपादक के रूप में इस पूरी घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं। मगर हम जो अपने गंभीर विषयों पर जो सवाल जवाब के रूप में बातचीत करने वाले हैं, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमने किन-किन विषयों पर हमें बात करनी है। तो यूँ तो हम लोग बात करने वाले हैं किसके राजनीतिक और सामाजिक पहलू पर, मगर एक पहलू जो बातचीत में के क्रम में लोगों के बातचीत के क्रम में आ तो रहा है, मगर उतनी संजीदगी से नहीं आ रहा है, जिसे हम ह्यूमर की बात कहते हैं। अगर आपको पुराने कड़वी कॉफ़ी के किसी अंक की अगर याद हो, तो निधीश जी ने एक बहुत ही विशेष प्रोग्राम किया था, जिसमें कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि संसद या सड़कों से व्यंग्य या हास्य खत्म होता जा रहा है। तो हम अपने गंभीर विषय पर आने से पहले सबसे पहले निधि जी से इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि शायद वो अब तो भी उस बात को, उनकी नाराज़गी कम हुई होगी कि आज बच्चों ने जिस तरीके के मीम बनाए, जिस तरीके के हास्य परिहास प्रशासन के साथ किया, ऑफ कोर्स उसमें कुछ गालियाँ भी थी, मगर फिर भी उसको अगर विस्तार से देखा जाए, तो उसे कैसे देखा और समझा जाना चाहिए। शुक्रिया पंकज। मैं इस काफ़ी अलग-अलग लोगों से बात कर रहा हूँ, अपने हरकारा का जो चैनल है उसके लिए भी, और बाकी लोगों से भी जो इस बारे में या तो जुड़े हुए हैं, उसको देख रहे हैं। कुछ उसमें अर्थशास्त्री हैं, कुछ लोग विदेश से उसको देख रहे हैं, कुछ लोग जो है वो राजनीति के हिसाब से देखते हैं। तो और मेरा खुद का जो नज़रिया वो ये है कि जो कि मैं आज राहुल गांधी को भी सुन रहा था, जिस दिन आप हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि और मेरी बेटी ने कुछ महीनों पहले हमें कहा कि आपकी पीढ़ी ने हम सबको असफल कर दिया। तो एक भाषा का जो, जिसको मैं कहता हूँ कि ब्रेकडाउन हुआ है, जहाँ पे सत्ता जनता के साथ संवाद नहीं कर पा रही है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ संवाद नहीं कर पा रही है। अ, जहाँ ताकत है और जो लोग हैं उनके बीच के रिश्ते जो हैं वो एक अलग तरह से तनावग्रस्त होते चले जा रहे हैं। और उसमें जब हम हास्य की बात करते हैं, तो उसमें उस दिन जब मैंने बात की थी, तो रायन रड़पकर का एक लाइन था कि हास्य 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि जब हम अपने से गरीब और मजबूर और कमज़ोर लोगों पे हँसते हैं, और वो बहुत ही विभत्स दिखाई पड़ता है। और एक हास्य वो होता है जब कमज़ोर जो है वो ताकतवर के का मज़ाक उड़ाता है, और वो असली हास्य होता है, वो ज़्यादा लोकतांत्रिक भी होता है। तो ये जो बच्चे, नौजवान जो इस समय अपनी नई भाषा के साथ नए तौर तरीकों से जब वो सामने आए हैं, तो उनमें से बहुत सारी बातें हमें असहज कर रही हैं। एक किसी की टी-शर्ट पर मैंने देखा, कहीं लिखा हुआ है कि वो उन्हें संसद में या पार्टी में या नेता तो बलात्कारी चाहिए, पर प्रदर्शनकारी नौजवान संस्कारी चाहिए। तो ये जो पूरा
उसको इस समय को जिस 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 वित्त और कौशल के साथ ये नौजवान लोग जो हैं वो पैराफ्रेज कर पा रहे हैं, वो शायद हम सब में से बहुत सारे लोगों को चकित तो करता है। और ख़ास तौर पर जो इसके निशाने पर हैं, उन्हें शायद नींद नहीं आती होगी। ठीक उसी तरह से जैसे कि हिटलर की जो फ़िल्म चार्ली चैपलिन की जो फ़िल्म द ग्रेट डिक्टेटर, उसको अगर देखा होगा तो हिटलर ने तो उसको जो है रातों रात नींद नहीं आती होगी। हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है रात के 12 बजे उठ के उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज डालने पड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो जो उनको 18 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है निरीक्ष जो आप कह रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रश्न किया कि प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से वह रील रील बनाई थी शायद। जी। को ये कहा गया कि आप कमी एक ही रह गई आप में, तो आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, क्योंकि आप हैं तो एक मास्टर कम्युनिकेटर। इस देश की सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी जानने वाले व्यक्ति शशि थरूर ने भी ये कहा है कि हिंदी में उनके जैसा कोई नहीं है जिसके पास वाक कौशल हो और वाग्मिता हो, वाक्पटुता, तो वो हर किसी को मोहित कर सकती है। तो कमी सिर्फ ये रह गई कि ये जो बच्चे हैं ये वंचित रह रहे हैं, क्योंकि ये उस दुनिया में नहीं है जहाँ मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी को उनकी दुनिया में जाना चाहिए। और ये मुझे इतना भयानक सुझाव जिसने भी ये दिया होगा जी। वो था कि मोदी जी को घसीट कर ये बच्चे अपने मैदान में ले आए, बिल्कुल। जहाँ उन्होंने उनका फुटबॉल बना दिया। बिल्कुल। क्योंकि वो जो उन्होंने रात 12 बजे बनाया अ, और वो रिकॉर्ड संख्या में देखा गया। तो मैंने देखा दूरदर्शन में लिखा रिकॉर्ड संख्या में देखा गया, बाकी में पीटीआई ने लिखा, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि रिकॉर्ड संख्या में इसलिए देखा गया कि सब उससे खेलना चाह रहे थे। वो जो था वो उसको सुनना नहीं चाह रहे थे, वो पहले से जानते थे कि इससे खेलना है हमको, और वो उससे खेल रहे थे और इतनी तरह से खेला उसको कि फिर उसके शक्ल उनको दूसरे दिन कैमरे के एंगल ठीक करना पड़ा, डिस्टेंस ठीक करनी पड़ी, कुछ और बनाना पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा फ्रेंड्स, तो सबने कह दिया वी आर नॉट योर फ्रेंड्स। बिल्कुल। तो अ, मुझे यह अंदाज इन इस पीढ़ी का बहुत पसंद आया, जिसमें वो इतने लाइटली एक अ, बहुत ही गंभीर और जिसके नतीजे उनके लिए बहुत भयानक हो सकते हैं संघर्ष या लड़ाई कर रहे थे, इतना लाइटली उन्होंने। हम लोग, मुझे अभी तक याद है कि हम लोग जब धरने में प्रदर्शन में जाते थे तो हमें बहुत गंभीर ढंग से जाते थे, और नारे हमको पता थे ये नारे लगाने हैं और उनका यह अर्थ है। अ, लाठी चलने पर भी हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है, सब बना हुआ था। लेकिन मैंने जब बिहार का वो वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ऐसे मैं कभी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। मैं जाके ये कहता कि आप टीयर गैस क्यों लाए हैं, क्यों नहीं लाए? उसने जाके कहा कि टीयर गैस नहीं लाए हैं, है ना, कुछ व्यवस्था नहीं किया है। तो ये कैसे आए हैं, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस। और उसके साथ पीछे बहुत सारा साहस भी है कि वो वैसे मैंने उस नौजवान महिला का अ, वीडियो देखा जिसके पीछे पुलिस वाले ने जो है वो अपना डंडा धक्का देने की कोशिश की उनके पीछे, और उसने सीजेआई को हाँ, कहा। कहा, और उसने बहुत साहस से कहा। और ये सबसे मजेदार बात है कि जहां सरकार डरी हुई है, सरकार के पास, मोदी जी के पास इतना साहस भी नहीं कि अपने दो दो वीडियो में एक बार भी इस बात को वो कह पाए कि ये मुद्दा ये है और मैं इसको बतौर प्रधानमंत्री मैं इसको इस तरह से इसको एड्रेस करूंगा, उसको मैं ठीक करूंगा। वो भी दाएं बाएं की वहां पे बात करते रहे। वो बच्ची जो साहसी है और उसके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, वो सीजेआई को एक वीडियो जारी करके कह रही है कि आपके पास वीडियो देखने का टाइम कैसे नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। क्योंकि ये, हाँ, ये हुआ है और ये देखते हुए आप कुछ करेंगे नहीं। तो उसने जो पूरा उसका जो पूरा और पूरा उससे सब कुछ एक तरह से वो एक जो होता है ना कि मतलब खुद का एक पूरा चश्मदीद गवाही की तरह वो बात कर रही है अपने उस वीडियो पे। तो ये जो बहुत छोटी-छोटी बहुत सारी हम म्यूटिनीज़ होती हुई देख सकते हैं, अपराइजिंग होते हुए देख सकते हैं इस पूरे उसमें। अ, ज़ाहिर तौर पे अभी हम ये बात कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी भी ये सिलसिला चल रहा है, ख़त्म तो नहीं हुआ है ये। इसके ये कोई एक फ़िल्म नहीं है, एक लंबी वेब सीरीज़ जैसा है कुछ ये। कई सीज़न शायद आएँगे। सीजीआई को दरअसल उसका वो उस लड़की का वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि शी यूज्ड एफ वर्ड। एंड
एंड शी सेड दैट हाउ डेयर यू, आप ये कह कैसे, आपकी हिम्मत कैसे कहने ये मुझे, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे साथ ये हुआ, तुम्हारे पास वक्त नहीं, आप सीजीआई हैं, इंसाफ फिर है क्या चीज़। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगा कि हम में से किसी में ये हिम्मत होगी सीजीआई के लिए ऐसा वीडियो बनाने। नहीं, हम में से घरों में, हमारे आसपास किसी के साथ ऐसा होगा तो वो लड़कियां क्या करेंगी, या वो अ, हम जानते हैं कि वो हमारे परिवार के साथ उनको ये बात कहने देंगे कि नहीं देंगे। मतलब मतलब नहीं समझ में आता कि उसके घर वालों ने उसको कहा होगा कि हाँ तुम सीजीआई के नाम पे ये वीडियो जारी करवा, और उसने किया है। और अब ये पास, ये चॉइस इस देश के पास है कि हम उसकी आवाज के साथ दें या हम उसको चुप कराएं, और सरकार चुप कराना चाह रही है। ये भी साफ साफ दिख रहा है कि क्योंकि अब वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कह रही है कि ऐसे सारे वीडियोस को आप नोटिफाई कर रही है उनको, सर्वेलेंस पे लगा रही है, उनके साथ उनके फोटो छाप रही है अखबारों में। सरकार वो हर वो चीज कर, वो ऊपर से जो भी कुछ बोल रही है लीपा पोती के नाम पे, अब पीछे से वो हर कुछ वो कर रही है, इनको दुश्मन की तरह बर्ताव करने का उनके साथ सरकार हर कोशिश कर रही है। ये साफ साफ दिख रहा है लोगों को। और वो भी जहां से कर रही है वो उसके पीछे डर है। वो कोई ऐसा भी नहीं कि कोई आप जो है, इस गुर्राहट के पीछे जो है डर है इनके सरकार का। मौजूद। और इसमें एक और बात थी जो आपने हास्य की बात की कि, और हम सब लोगों ने नोट किया होगा जब हम जंतर मंतर गए, आमतौर पे विरोध प्रदर्शनों में क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो विरोध प्रदर्शन का आयोजन करता है, फिर वो नारे तय करता है। जैसे यहाँ से भी 4 नारे तय, हर बार कहा जा रहा था कि 4 नारे लगाएंगे, लेकिन उस मंच के अलावा हर किसी के पास अपना नारा था और हर किसी के पास अपना पोस्टर था। मुझे आमतौर पे होता है पोस्टर बन जाते हैं, उनको बांट दिया जाता है, प्लेकार्ड उनकी कॉपी कर ली जाती है। उनकी कॉपी की। यहाँ किसी ने किसी की कॉपी नहीं की थी और मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि इस देश में इतनी कल्पनाशीलता है कि और कोई रोज रोज नए बच्चे लाके अपने अपने प्ले कार्ड लेके आ रहे थे, और वो आ, हर कोई शेयर कर रहा था उसमें, और उनके अपने फिर रील्स बन रहे थे। तो मतलब ये बिल्कुल जो है स्वतः स्फूर्त तो था, पर ये बहुत इंटेंसली क्रिएटिव था उसमें, चाहे, और उसमें हास्य उसमें शामिल था, उसमें गालियां भी शामिल थी। द इंडिविजुअल क्रिएटिविटी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये कलेक्टिव था लेकिन हर कोई इंडिविजुअल था। हर किसी का एक वो सादा सा कागज़ है, उस पे किसी ने मार्कर से लिख रखा है, किसी ने पेन से लिख रखा है, किसी ने किसी और चीज़ से लिख रखा है, किसी ने वो गत्ते पर ही लिख दिया है, जो गत्ता मिल गया उस पर लिख दिया है। तो और हर किसी का अलग है और यह मुझे बहुत मानीखेज बात लगी कि ऐसा हो सकता है। अब मैंने एक वीडियो देखा जिसमें और वो सारे वीडियोस एक जगह आर्काइव करके लोगों को दिखाने चाहिए। एक लड़का है जो पोस्टर लिख रहा है और उसका पिता है जो पुलिस में है और वो उससे कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो कह रहा है कि बस जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो अच्छा कोई काम धाम नहीं है, तो उसने कहा कि भाई कोई तो एक काम मन से कर लेने दीजिए, जा रहे हैं। तो वो पुलिस ऑफिसर बाप उसके पोस्टर को देखता है और कहता है कि लिखना पढ़ना तो आता नहीं है और नारा लिखने चले हैं, और एक जगह है पर अनुस्वार लगाता है, कहता है और फिर दो मोटरसाइकिल पर साथ साथ चले और वो कहता है गलत डंडा मत चलाइएगा, और वो कहता है कि हिंसा मत करना, और फिर वो अलग अलग चले गया। तो मुझे वो बहुत दिलचस्प लगा कि वो पोस्टर बना रहा है, वो उस पर बिंदी लगा रहा है। हालांकि कल मैंने ये देखा कि इस पूरे इससे इतनी घबराहट फैल गई है भारतीय जनता पार्टी में, इतनी ज़्यादा घबराहट, और उन लोगों को सचमुच विश्वास दिला दिया गया है कि असल दिक्कत आपकी हुई है, जेन जी से आपका संपर्क नहीं है। तो अब वो खुद को यकीन दिला रहे हैं जिसको कि जेन जी से मेरा संपर्क है। जैसे मोदी जी ने 3 रील बना ली एक के बाद एक, बावजूद इसके कि उनका बहुत मजाक बना ढिठाई के साथ। उस तरह मैंने वो लोधी रोड में बहुत सारी होर्डिंग्स लगी देखी जिसमें लिखा हुआ है जेन जी फॉर मोदी। मोदी की यही है, स्पेलिंग बदल गई। कोई पूछ रहा है इसके पीछे कुछ छिपा हुआ अर्थ है। अब आप देखिए कि खुद बीजेपी ने हिंदी का क्या कर दिया है, हिंदी की बिंदी का। सो खैर, तो बच्चों की कल्पनाशीलता जो आपने कहा कि उसको तो सभी लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, कोई दुनिया ने देखा, और एक उनकी हिम्मत को भी देखा। हम आते हैं अपने उस विषय पर जिस पर अपूर्वा जी, हमारे देश का आंदोलन का इतिहास तो बहुत पुराना है। चाहे वो एकदम शुरुआती दिनों में सुभद्रा कुमारी चौहान
जो सड़कों पे उतरती हैं पहली बार 1916 में, उसको ले लें, या हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को लें, या उसके बाद 1975 74 75 के आंदोलन को लें। आंदोलन, और बहुत इसमें से बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसको कि बाद के आंदोलन, जिसमें आप खुद भी उसके हिस्सा रहे हैं। ये जो आंदोलन है और आपके अपने पुराने आंदोलन के आंदोलन, हम आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अब तक के, यानी कि 2011-12 जिसे अन्ना आंदोलन कहते हैं, जो जहाँ उसको हम अंत कहते हैं, और अब एक नई आंदोलन जो कि 2026 से 11 के भरपूर 26 में, इस आंदोलन में, और हम अब तक के पुराने आंदोलनों को, चूंकि ये छात्रों का आंदोलन रहा है, और छात्र भी, हम जिसे एक नाम बच्चों के नाम से भी पुकारे जा रहे हैं, तो इसको एक शिक्षक के रूप में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप खुद भी इस आंदोलन में, हम आपके साथ भी रहे, आप अकेले भी गए बहुत बार, और काफ़ी लोगों को आपने इंटरव्यू भी दिया, उनसे बात भी की, लोगों से भी बात की। इस आंदोलन को और अपने पुराने आंदोलनों को जिसमें खुद भी आप हिस्सा रहे हैं, या अगर हम अपनी आज़ादी से लेकर के या उससे पहले के आंदोलन को देखें, तो सबसे बड़ा फ़र्क क्या महसूस होता है? नहीं, वो तो काफ़ी लंबी कहानी हो जाएगी, उसको हम आज़ादी नहीं, से इसको पहले संक्षेप मैं में। बाद में लेता हूँ। अब कुछ बड़े आंदोलन में याद हैं, इसको मैं आंदोलन नहीं कहता हूँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये आंदोलन नहीं है, कभी भी नहीं है। ये एक तरह का जन उपहार है, जो खासकर नौजवानों का है, और जिसमें बाकी लोग भी शामिल हैं, उस पर हम लोग आगे बात कर सकते हैं। सिर्फ नौजवान शामिल नहीं है, सिर्फ जेनजी नहीं है, ये एक गलत फहमी है। अ, उससे हम इस आंदोलन इस उभार में क्यों जोर आया, उसको नहीं समझ पाएंगे। अ, लेकिन पहले के आंदोलनों को देख लें, जिसमें तुलना की जा रही है 1974 75 नहीं, 75 में आपातकाल लग गया, आपातकाल के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आपातकाल लगा, फिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल वापस ले लिया और चुनाव हो गया। आंदोलन आपातकाल के खिलाफ नहीं हुआ। तो हम कुछ गलत बात मैसेज ना बोलते चाहें। रहते हैं लगातार। आंदोलन उसके पहले हुआ था 1974 में, और उस आंदोलन की वजह, और इसीलिए आंदोलन होते हैं संयोग, मत इत्तेफाक कई बनते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा थी, 1971 का युद्ध याद कीजिए, उसके चलते दबाव इतना ज़्यादा था देश पर। मुझे बिहार की याद है, क्योंकि बिहार में ही आंदोलन वो था। बिहार में एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने अचानक परीक्षा में सख्ती कर दी, और बिहार में परीक्षाओं में चोरी का एक रिवाज था कि चोरी करना हमारा अधिकार है। और केदार पांडे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने परीक्षा में सख्ती की, जिसके चलते नतीजा 10% से भी नीचे चला गया, और उसको लेकर काफ़ी क्रोध फैला। कई चीज़ें जुड़ गई, महंगाई, युद्ध का दबाव, युद्ध के चलते अर्थव्यवस्था पर दबाव, छात्रों में एक असंतोष, और फिर ये इतनी बड़ी असफलता जिससे अभिभावक और छात्र सब नाराज हो गए, और वह असंतोष फूट पड़ा। और फिर उसमें दूसरे तत्वों ने प्रवेश किया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत महत्वपूर्ण था, और लगभग अप्रासंगिक हो चुके जयप्रकाश नारायण को वो सामने लाया। तो हमेशा याद रखिए, एक तत्व होता है, जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे, सोनम वांगचुक। तो इन तीनों की समानता मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक व्यक्ति लाया जाता है, और वह फिर एक तरह का बर्तन है जिसमें आप एक अर्थ भर देते हैं। तो जयप्रकाश आए, जयप्रकाश का इतिहास था, उस इतिहास के चलते उनका महत्व था, उसमें जो लोग उनको लाए उन्होंने एक अर्थ भर दिया। वह अर्थ था जो छात्रों के असंतोष से पैदा हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार विरोध, जो बाद में साबित हुआ झूठ था, क्योंकि वे अब्दुल गफूर के इस्तीफे की बात कर रहे थे, जिनके बारे में बिहार में कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा ईमानदार कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और अब्दुल गफूर हिंदुस्तान के शायद उस वक्त अकेले मुसलमान मुख्यमंत्री थे। और उस आंदोलन में नारा लग रहा था कि गाय हमारी माता है, गफूर उसको खाता है, यह नारा भी लग रहा था उसमें। जयप्रकाश नारायण ने हर चीज़ की अनदेखी कर दी, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था, और उन्होंने अपनी मांग बढ़ा दी, इंदिरा गांधी सरकार के इस्तीफे तक चले गए। तो आंदोलन फिर किस दिशा में चला जाएगा, आप उसको ठीक पहले बिंदु से तय नहीं कर पाता। उसी अब उस लेकिन उस आंदोलन का नतीजा क्या हुआ, इस पर और लोगों ने भी लिखा है। उस आंदोलन का नतीजा हुआ, देश में
हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी शक्तियों की ताकत में इजाफा। वह एक आंदोलन एक चीज़ थी, उसकी वजह कुछ और रही होगी, उसका नतीजा कुछ और हो गया। वह नतीजा हुआ दक्षिणपंथी ताकतों की में काफ़ी उसकी ताकत बढ़ गई, वो मेन स्ट्रीम हुई, वैधता मिल गई। जयप्रकाश पछताए बाद में, लेकिन वो ये कर चुके थे। तो उस आंदोलन से भारतीय जनतंत्र को नुकसान हुआ, हालांकि वो जनतांत्रिक भाषा में किया गया आंदोलन। तो मैं हमेशा कहता हूँ वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, जिसने डेमोक्रेसी को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि उसने सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को कमज़ोर किया और उससे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को नुकसान होना ही था। उसके बाद का दूसरा बड़ा आंदोलन आप कहते हैं, इसको जिसे अन्ना आंदोलन कहा जाता है, फिर वो झूठ है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल आंदोलन है। अरविंद केजरीवाल जयप्रकाश की तरह अन्ना हजारे को अभिनव सिद्धि से उठाकर लाए। उसके पहले अगर आप सर्वे करा लें, पूछ लें, उत्तर भारत के कितने लोग अन्ना हजारे को जानते थे? कोई नहीं जानता था। जयप्रकाश के तो इतिहास के कारण जानते थे। अन्ना हजारे में भी एक अर्थ भरा गया। फिर वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, ध्यान रहे, और उस आंदोलन की परिणति हुई नरेंद्र मोदी के सम्राट के रूप में आसन ग्रहण करने पर। तो जयप्रकाश आंदोलन और अरविंद केजरीवाल का अन्ना आंदोलन, दोनों ने भारतीय जनतंत्र को काफी कमजोर कर दिया। अब ये तीसरा बड़ा जन उभार हुआ, यह उभार है, आंदोलन नहीं है। आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग आंदोलन हुआ, उन दोनों ने जनतंत्र को मजबूत किया। और वो दोनों आंदोलन इसलिए खास हैं कि पहले के दो आंदोलन हो रहे हैं जब एक गैर दक्षिणपंथी सरकार है, ये भी ध्यान रखिए। और ये जो आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन, वो दक्षिणपंथी, यहां तक कि तकनीकी अर्थों में फैसिस्ट सरकार के तहत हो रहे हैं। दोनों में फर्क। तो दोनों ने जनतंत्र को मजबूत किया, लेकिन यह जो पूरा जनउभार अभी आया है, इसकी अंतर्वस्तु, इसका कंटेंट पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये दो तीन चीजें करता है जिस पर अब बहुत बात हो चुकी है। कि पहले इसने इस बात को खत्म किया कि यह एक ऐसी सत्ता है जिसके खिलाफ बोला नहीं जा सकता, और इस बात को खत्म कर दिया कि इस सत्ता का एक एक्सेप्टेंस लार्जर हिंदू मास में है, इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो नाराज हो रहे हैं। और इसको खत्म कर दिया कि बोलने से नुकसान हो सकता है। जो इस जनरेशन ने कहा, नुकसान उठाने का साहस लेकर बोलो, उसको परवाह नहीं करो। तो अगर आप आंदोलनों, मैंने बहुत, हालांकि मैं काफ़ी बोल चुका, लेकिन ये भी संक्षेप है कि इस आंदोलन के अंतर्वस्तु एकदम अलग है। और अभी हम जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं, इसमें आंदोलन नहीं बना है, और मैं फिर कह रहा हूँ ये अप्रत्याशित है, दिशा में जा सकता है। सब कुछ निर्भर है कि अभी कौन शक्तियाँ इसमें प्रवेश करती हैं, कैसे संगठित करती हैं, इस जन उभार को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। मैंने देखा आशुतोष रांगा आज शायद राजस्थान के छात्रों से मिल रहे हैं, उनका कहना है वो भारत की शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देंगे। ये मुझे काफ़ी दिलचस्प दावा लगा कि वो तब तक नहीं चैन से बैठेंगे जब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था भी ठीक कर दें। तो फिर क्या वो समझते भी हैं कि क्या माने हैं इसका? मैंने आज राहुल गांधी का भाषण नहीं सुना, उस पर आगे हम वो बात कर सकते हैं। मसलन अगर आपने वो भाषण सुना है तो मैं ये जानना चाहूँगा नीतीश से कि आप उस भाषण से क्या मतलब निकाल पाए इस जनउभार के संदर्भ में। मुझे लगता है कि उसमें एक तो ये जो बात, जो शिक्षा की जो बड़ी बात है, जिसमें उसमें राहुल गांधी ने एक बच्ची को कोट किया कि अ, एक हम बार-बार सॉरी बच्ची कह देते हैं, पर वो सब नौजवान लोग हैं और वयस्क है। हमारी उम्र की मूर्खता है कि हम बार-बार उनको बच्चे कहते हाँ, हैं। बच्चे का। तो तो वो नौजवान जो छात्रा थी, उन्होंने राहुल गांधी जी को कोट किया था कि एक एक तो वो है कि मैं छात्र हूँ और मेरा खुला दिमाग है और मैं ज्ञान लेने आई हूँ और मैं एक खुले दिमाग से उसको स्वीकार करती हूँ। पर इसकी और भी कैटेगरीज है, जिसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको असंसदीय कहा गया, वो शब्द इडियट है। इडियट नाम की हम लोगों ने बात की थी अबोर की, ये मैक्सिम मैक्सिम गोर्की की किताब,
नहीं नहीं सॉरी दोस्तों दोस्तोवस्की की किताब है इडियट। तो अब वो दोस्तोवस्की की किताब इडियट अगर है तो वो असंसदीय शब्द है। ये हमारी नियमावली में ऐसा लिखा हुआ है, पर उस लड़की ने ऐसा कहा वहाँ पे, और जो कि जब राहुल गांधी से जब वो कहा होगा तो वो तो संसद में नहीं कहा होगा, उन्होंने उन्होंने बाहर कहा होगा उसके। तो फिर उन्होंने एक अंधभक्त के बारे में कहा कि अंधभक्त कौन होते हैं। तो अंधभक्त जो है वो एक इडियट के को फॉलो करने वाले या उस पे उसके पीछे लगने वाले लोग होते हैं। वहां से उन्होंने बात शुरू की, पर बात घूम के फिर आई इस बात पे कि शिक्षा परीक्षा का तो एक बहुत ही विहंगम और व्यापक एक तरह से विषय है, जिसको लेकर हम लोग बहुत सारी बातें कड़वी कॉफ़ी में भी अपूर्व तो खास तौर पे करते रहे हैं। पर जिसको जिसको ऐसे ऐसे ठीक नहीं किया जा सकता कि वो एक 4 नट कसने से या एक इस्तीफे से या उस तरह से, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट की तरह वो हो सकता है। पर अ, उनके भाषण में भी, और ये जो पूरा जनगण मन का जो पूरा मामला है, ये अब घूम के चल रहा है गृह मंत्री की तरफ, कि जहाँ पे जो बच्चों के साथ बदसलूकियाँ की गई, जिन पे उन पे बंदूकें AK-47 से लेकर पैलेट गन्स चलाई गई, उनके साथ मारपीट की गई। मैंने बहुत सारे बच्चों के वीडियोज़ देखे जो अ, अजीत अंजुम के, उसमें उन्होंने कई बच्चों से बात की जो रो रहे थे, किसी का मोबाइल टूट गया, किसी को 12वीं का बच्चे को मारा वो। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग वो देख रहे थे। तो अब वो जहाँ पर हम इन लोगों को जो दरअसल देश, सरकार, जनतंत्र में यकीन करते हैं और वो उसमें कदम रखना चाहते हैं, वो सवाल करना चाहते हैं, वो एक बात करना चाहते हैं, वो बात सुनाना चाहते हैं, हम सरकार उसको दुश्मन की तरह उसको मान रही है, उनके ऊपर सर्वेलेंस कर रही है, उनके साथ बदसलूकी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मुझे वीडियो मत दिखाओ, हमारे पास टाइम नहीं है उसके लिए। इस तरह से एक पूरा का पूरा नई तरह की हम एक सीमाएँ खींच रहे हैं उन लोगों के साथ, जो लोग अभी 12वीं पास करके नए एग्ज़ाम्स देंगे और उसके बाद वो वोट भी देंगे। तो ये अपने आप में एक, और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस जेन ज़ी वाले स्लॉट में आते हैं। आज ही हम लोग, मैं बात कर रहा था रतिन रॉय से, तो वो बता रहे थे ऐसा। पर आधी आबादी इस देश की 30 साल के नीचे की है, और इसलिए ये बहुत बड़ा वर्ग है जो कि उसमें आएगा। और सरकार के पास जाहिर तौर, जो मैं शुरू में कहा था, न तो इसके बारे में समझ है, ना भाषा है, ना कोई तमीज़ है कि हम इनसे कैसे पेश आएँ। सो हाँ, जी। जब लोग आंदोलन या इस जनभार को देखने के लिए जब वहाँ जाते थे, तो जो बच्चों के मीम्स या पोस्टर्स या उनकी आवाज़ें या उनके नारे तो कानों में पड़ता ही पड़ता था, लेकिन जब उनको वरन करीब से देखी तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ 3 पीढ़ियाँ वहाँ दिखती थी। एक वो जो आने वाले साल 2 सालों में अ, वोट देने का अधिकार प्राप्त करेगी, और एक दूसरी पीढ़ी वो जो अभी कुछ साल पहले ही इनको वोट देने का अधिकार मिला, और एक वो पीढ़ी जो जिसके पास काफ़ी लंबे समय से उनके पास वोट देने का अधिकार है। तो वो तीनों पीढ़ियों को जब हम उस तरह से देख रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कपूर जी कि ये जो जनभार है और ये सब लोग जब अपने-अपने घर जाएँगे, तो आंदोलन के नतीजे चाहे जैसे भी हों, मगर उसके जो परिणाम हैं, वो काफ़ी देर तक उसके आते रहते हैं। ऐसा हम अपने अनुभवों से कह सकते हैं। तो ये जो 3 पीढ़ियाँ जो वहाँ साफ दिख रही थी न, उसको आप आने वाले समय में किस तरह से परिलक्षित होता हुआ देखते हैं? हुआ कि वहाँ एक ऐसा बहुत बड़ा समुदाय मौजूद था जिसे आप डेस्परेट क्लास कह सकते हैं। वो डेस्परेट क्लास है। आप कई बार हर कार्य में बात कर चुके हैं रथिन राय से, आपने संतोष मेहरोत्रा से भी बात की है, बाकी अर्थशास्त्रियों ने भी इस पर लिखा है। उन्होंने लिखा है, और राहुल गांधी ने जो अपना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पहले से वो कह रहे हैं, राहुल गांधी इस बात को बहुत पहले से कह रहे हैं, और राहुल गांधी का कहना है कि समस्या सिर्फ नीट इम्तहान की नहीं है। समस्या यह है कि अब जो नौजवान, जैसे हम जब विश्वविद्यालय में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, 12वीं क्लास से निकलते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ रास्ता क्या है, रास्ता क्या है, रास्ता क्या है। रतन राय ये कह रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है।
पहली बार ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी पीढ़ी आएगी जो अपनी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा बदहाल होगी। बिल्कुल। और ये बहुत भयानक बात है, क्योंकि हर पीढ़ी ये सोचती है कि मेरे माता-पिता जैसे रहे, मैं उनसे। और हम सब लोग ये कह सकते हैं। मैंने अपने बाबूजी को देखा है, माँ को देखा है, डेढ़ कमरे के मकान में सिवान में, एक कॉलेज के अध्यापक के रूप में 250 तनख्वाह, और अब मेरी तनख्वाह 3 लाख रुपए के आसपास है, प्रोफेशनल। अ, तो ये पीढ़ी ये सोच सकती थी। मेरे भाई नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। लेकिन अब की पीढ़ी ये देख रही है। मेरी एक छात्र ने कहा, और मैं सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि मेरे माता-पिता मुझे दिल्ली में पढ़ाने के लिए 25,000 रुपए खर्च कर रहे हैं हर महीने। और मैं जब सोचता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ, क्योंकि मैं निकलूँगा तो मुझे 25,000 की तनख्वाह नहीं मिलेगी कहीं, काम नहीं मिलेगा। आप कल्पना कीजिए, एक नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पढ़ते समय वो दोषी महसूस कर रहा है, क्योंकि वो माता-पिता का 25,000 खर्च कर रहा है, और वो देख रहा है कि उसे 25,000 की नौकरी नहीं मिलने वाली है, काम नहीं मिलने वाला है। तो ये सिर्फ ये नहीं है, ये डेस्परेट क्लास। आप वहाँ जाके देखते हैं, आंगनबाड़ी की एक महिला, बलिया से आया हुआ एक रेलवे का रोज़ा दिहाड़ी पर काम करने वाला मज़दूर, जिसे आप अंडर क्लास कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद था। प्लम्बर, बढ़ई, बाकी तरह के काम करने वाले, छोटे-छोटे काम करने वाले, वो वहाँ मौजूद थे। वो वहाँ क्यों मौजूद थे? आमतौर पे ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, वो जाके माइक घुसा के कह रहे थे, नीट का पूरा फॉर्म मालूम है? नहीं, उसको ज़िंदगी का पूरा फॉर्म मालूम है कि उसकी ज़िंदगी कैसे वो बसर कैसे करेगा ज़िंदगी। तो वहाँ हम जनरेशंस के टर्म्स में ना सोचें। हम ये देखें कि अब यह जो पूरी पीढ़ी है, इसके आगे कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा नहीं खुला है। राहुल गांधी ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग ताला लगा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप ताला लगा हुआ है, सर्विस ताला लगा हुआ है। एक ही जगह राहुल गांधी ने दिखाया जहाँ दरवाज़ा खुला है, वो है गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी, और वो लाल में था। वहाँ आप कैसे घुसेंगे? वहीं है वो पतला सा दरवाज़ा। ये डेस्परेशन है, बदहवासी है, जो जंतर मंतर पे हमें दिखलाई पड़ रही। और इसलिए इतना गुस्सा था कि तुम लगातार कहते जाते हो कि भारत यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे आगे रहा नहीं। तो जिन्होंने वोट किया, जिनको अभी वोट का अधिकार मिला, हम इस तरह से देखते हैं। लेकिन आप ऐसे देखिए, आज मेरे मित्र सत्य शिवरामन ने एक दूसरी बात की, जिससे उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन सिस्टम की बात ही कैसे कर सकते हैं आइसोलेशन में। अब ये पूरा मामला क्या है, जो भ्रम में हम अपने आप को डाले हुए हैं, वो ये कि नीट है, हम कह रहे हैं फेयरनेस। फेयरनेस किस सिस्टम में जाने के लिए? जो अनफेयर है, क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना। और इस देश में डॉक्टर किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा हैं? प्राइवेट। 3/4 है शायद वो पूरा जो हमारा मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट है। तो और वो 3/4 क्या है? कल मेरे कोलीग का फ़ोन आया, जिनके बहनोई को दिल का दौरा पड़ा। पटना में उनको एक निजी अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो शाम तक लुट जाएगा, मेहरबानी करके उसको सरकारी इसमें किसी तरह दाखिल करने के लिए बोलिए। एक मध्य वर्ग का आदमी बोल रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वो इमरजेंसी में गया, शाम तक उसका जो बिल बनेगा वो वो देने की हालत में नहीं रहता। किसी तरह पोशिश पैरवी करके उनको भर्ती कराया गया। तो हम कह रहे हैं कि ये फेयर होना चाहिए एग्जामिनेशन, फेयर चांस मिलना चाहिए, कानून बन जाना चाहिए। लेकिन वो किसकी ये कोशिश कर रहा है? उस नौजवान को बताया जाए कि तुम कोशिश कर रहे हो अनफेयर सिस्टम में घुसने के लिए, जिसमें खुद तुम अनफेयर काम करोगे ना। और मेरी एक परिचित की बेटी ने कहा कि भैया, मैंने अपने हॉस्पिटल में नीचे वाला स्लॉट ले लिया है, क्योंकि ऊपर वाला स्लॉट लेने पर मुझे ये करना पड़ेगा। यानी एक मरीज़ आएगा तो उससे इतना रुपया वसूल करवाना पड़ेगा
तो मैं उससे बचने के लिए मैंने नीचे का रिसॉर्ट है लिया। अब इसमें हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ऊपरी तौर पर नीट की बात कर रहे हैं। एक दूसरी गहरी बात जो राहुल गांधी ने कही वो ये, उसने ये कहा कि असल समस्या ये है वो, और उस पर हम आगे बात कर सकते हैं कि आरएसएस हैज कैप्चर्ड education. The, and the real crisis is that RSS is not allowing me to be a student. मेरा जो स्टूडेंट होने का हक है, और स्टूडेंट को परिभाषित किया हुआ है, तो आरएसएस इज नॉट अलाउइंग मी टू बी दैट। असल क्राइसिस वो है, हम उसमें बात नहीं करना चाहते। तो जंतर मंतर ठीक है, लेकिन जंतर मंतर को इन सारे सवालों पर बात करने का रास्ता भी खोलना चाहिए। अभी तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन लोगों ने वो शुरुआत की है जहाँ पर एक जगह कोई चीज़ ठहर सी गई थी। जैसा आपने खुद ही कहा कि बच्चों ने कम से कम वो दरवाजे या वो रास्ते थोड़े से खोले। नीतीश जी, अगर हम 2014 में जब सत्ता का परिवर्तन होता है और ये नई सरकार भाजपा की आती है, तो अमूमन ऐसा दिखता है कि भाई, मैं आंकड़ों की वजह से नहीं कह रहा हूँ, एक परसेप्शन की वजह से कर रहा हूँ। आंकड़ों में ऐसा तो नहीं दिखता है। अब परसेप्शन ये बनता है कि सरकार के प्रति लोगों का एक प्रेम है। कुछ सालों के बाद वो प्रेम एक संदेह में थोड़ा सा बदलने लगता है, और उसके बाद एक, अगर बात का हिस्सा देखें अगर न, तो वो आहिस्ते आहिस्ते वो भय में बदलने लगता है, जो मीडिया संस्थानों से लेकर विभागों से लेकर कहीं भी आप बात कर लें, वो एक भय, एक डर का माहौल सा रहता है। और अब अगर हम देखें तो वो, अगर उसको इस जो भी जंतर मंतर पे हुआ उससे थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करें, तो ये जंतर मंतर की भाषा समझ में आने लगती है कि वो एक समय प्रेम, फिर थोड़ा सा संदेह, फिर एक भय, और उसके बाद बना आक्रोश। तो अगर एक संपादक के तौर पे अगर आप इस पूरी इसको देखते हुए अगर एक संपादकीय लिखते तो आप इसको कैसे वर्णन करें? तो 12 साल पहले जब ये नरेंद्र मोदी का जब आगमन हुआ दिल्ली में, तो उसके पहले मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को एक तरह से यकीन था कि चीज़ें बदलेंगी, अच्छे दिन आएंगे, जिसके बारे में था। और शायद देश इस हालत में भी था कि जहाँ पे लोग थक गए थे उन सारे कोयला और 2G और ये सब उस समय बहुत लंबे समय से चल रहा था, और फिर ये अन्ना मूवमेंट जो हो गया, तो वो एक मनमोहन सिंह की सरकार को ख़त्म करने में एक उसका योगदान था। हालाँकि जब अब पलट के देखते हैं तो लगता है कि वो उतना बुरा नहीं था। अब इन 12 सालों में जो जिन जिन वादों के साथ या जो बातें कह के नरेंद्र मोदी आए थे, वो तो बिल्कुल बदल चुकी। अ, चाहे हम लोकतंत्र के जो सारे स्तंभों को देख लें, कि चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे नौकरशाही हो, चाहे विधायिका हो, हर जगह बिल्कुल एक तरह सैबोटैश हुआ है, साफ-साफ अगर हम कह सकें तो। तो और उसके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने एक रिबॉन मनीष हैं रायगढ़ में, तो वो कहते हैं वो पहली बार उन्होंने मोदी को वोट दिया था। वो शिशु मंदिर से निकले हुए हैं, और भी मतलब राहुल देव से बात की जो कि सन से जुड़े रहे, और अ, तो उनका उनमें सब में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है भारत में, जो जो एक बायर्स रिमोर्स कहते हैं कि हमने एक चीज़ खरीदी थी पर वो सौदा हमारे लिए खराब निकला। जैसे कि हम अ, सब्जी मंडी में जाएँ और हम एक फल खरीदें, वालों को बाद में पिलपिले और सड़े हुए निकले अंदर से। पर ये तो वो है कि ये मैं जो सेब खरीद के देख रहा हूँ, जो मुझसे जो बताया गया कि ये सेब लीजिए और ये सबसे बहुत बढ़िया है, वो अंदर से सड़ा हुआ, पिलपिला और बदबूदार निकल रहा है। और ये लोग देख पा रहे हैं। बायर्स रिमोर्स से होता है कि मैंने इस पे यकीन जो कर लिया कि ये सेब ठीक था। तो हमको इस बायर्स रिमोर्स को समझने की ज़रूरत है कि इन 12 सालों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो इससे गुज़र रहे हैं, और उनमें कुछ लोग अभी भी होंगे जिसके बारे में, जैसे वो अंधभक्त के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो लोग अभी भी मानते हैं कि ये सबसे अच्छा दिन है। दूसरा वर्ग इन 12 सालों में वो है जो कि जिन्हें इस बात की बहुत अ, सुख, शांति, संतोष था कि 2 चीज़ें हुईं। एक तो हिंदू धर्म का जो है वो 33 करोड़ देवी-देवताओं में से एक देवता को
या एक ईश्वर को हमने स्थापित किया, बाकी सबको थोड़ा सा उनके माता हाशिए से थोड़ा सा हाशिए पर खिसकाते हुए एक को हमने किया। वो भी हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है, वहाँ भी चढ़ावा चोरी वोरी सब ये सब, वो तो एक तो बहुत बड़ा सेगमेंट वो था जो कि जहाँ जो खार खा के बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि इन्होंने भी पीएमओ से चलाने की कोशिश की धर्मस्थल को। दूसरा जो ये नया वर्ग है, अच्छा दूसरा एक और बात है, मेरे साथ एक ड्राइवर थे जो कि शाखा में जाते थे और आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो उनका ये कह रहा था कि जब मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसा क्या है इस सब में, देख तो वो बड़ा खुश था कि राम मंदिर हो रहा है, मोदी जी हैं, राइट विंगी का। और बोला तुम्हारे बच्चों के साथ अगर अच्छा नहीं हो तो तभी तुम इसको चाहोगे, दूसरा कहा कि नहीं। तो अब आप देखो जंतर मंतर में जो सबसे अच्छी बात ये थी मेरे ख्याल से कि वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। वहाँ पे पूरा का पूरा नौजवान, चाहे जो भी था, और चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांस हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी हैं, सब लोग इकट्ठे होके, क्योंकि वो सबका दुख एक साझा दुख था। तो हम एक तरह से एक बड़ा योगदान हम शायद देख पाए, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा देखें कि जंतर मंतर ने हमको उस साझेपन में वापस, इस देश को वापस लेकर वो आया। जो कि अ, जो कि शायद किसानों के समय भी नहीं लाया था, क्योंकि हम देखते थे कि किसान एक एक तरह से बाहरी और दूसरे लोग हैं, खासतौर दिल्ली जैसी जगहों पे। और शाहीन बाग वाला तो हम मान ही रहे थे कि वो एक अदर अदर है, वो हमारे भीतर का ही एक अदर है। तो जंतर मंतर की एक खास बात मेरे ख्याल से ये है इन 12 सालों में, और ये इसलिए मतलब इसलिए बहुत उम्मीद है इस बात से कि नरेंद्र मोदी की लुटिया डुबाने में इसका बहुत बड़ा योगदान इसलिए होने वाला है, क्योंकि इसने उस साझेपन को, जिसको खराब करके, जिसको तोड़ के, जिसको जिसको बार बार प्रहार करके नरेंद्र मोदी, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बार बार कोशिश करके अपनी दुकान जमाने की जो कोशिश की, वो अब उसकी लुटिया डूब रही है। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप जो क्रम बदला रहे थे, जो प्रेम, फिर संदेह, फिर भय, क्रोध और फिर आक्रोश, जो अपमान का भाव होता है वो सबसे ज्यादा गहरा होता है, बिल्कुल, है ना। और जनतंत्र में जनता के लिए सबसे अपमान की बात है कि आप उसको ना सुने, और वो जैसे ही बोले आप उसे बोले तुम कौन, बोलने वाले। वो जो शेर है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है ना? तो जब भी इस सरकार से कुछ कहा जाए तो वो फौरन, तुम देश विरोधी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम वहाँ हो, तुम वहाँ हो। तो कुछ देर तक तो ये जनता देखती रही, जो जैसा आपने कहा, इसने सोचा था कि ये हमारा आदमी है, ठीक है, और ये हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा कर रहा है, ये राम मंदिर बना रहा है। हमें आपको हो सकता है ये सारी बातें बुरी लगे, लेकिन एक बहुत बड़े हिस्से को लग रहा था वास्तव में कि ये ठीक किया जा रहा है, तो हम मान लें उनकी बात। लेकिन कुछ समय के बाद उनको दिखने लगा कि नहीं, ये नहीं कर रहा है, ये कब्जा कर रहा है बस हमारे दिमाग पे। और इसकी आदत हम लोगों को नहीं है। अब ये जर्मनी नहीं है, ख्याल रहे, जर्मनी में डेमोक्रेसी का इतिहास हिटलर के आने के पहले, हमारे यहाँ उसकी जड़ बहुत गहरी चली गई। तो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी की शुरुआत में ही वो किस्सा मशहूर हो गया था कि एक बूढ़ी औरत ने नेहरू का कॉलर पकड़ा और कहा कि क्या मिला, तो नेहरू ने कहा कि ये मिला कि तुम प्रधानमंत्री को कॉलर पकड़ के पूछ सकती हो क्या मिला, शर्मा। अब यह मुझे और तो कुछ नहीं मिला है इस डेमोक्रेसी से। अगर मैं बाकी सरकारों की असफलता भी मानता हूँ, आर्थिक बदहाली, दिल्ली में अगर आप सड़कों पर चलें तो शर्म आती है, ये राजधानी है। तो ये 15 साल का किस्सा नहीं है, 70 साल का किस्सा है। हमारा एक राजिन में एक जगह है रायपुर के पास, वहाँ तीन नदियाँ फिजिकली मिलती हैं, वहाँ कोई सरस्वती कोई लुप्त नहीं है, तीन नदियाँ सच में मिलती हैं, महानदी, पैरी और एक और नदी। तो वहाँ के श्यामाचरण शुक्ला विधायक हुआ करते थे। और फिर एक दिन लोग बिदक गए, यही जो, क्योंकि तीन चीजें चाहिए होती है लोगों को, उम्मीद, यकीन और गैरत, बिल्कुल है सही ना। बात। उम्मीद, ये सारा जंतर मंतर आप देखो, ये उम्मीद है, इनको यकीन उठ रहा है, उम्मीद अभी भी है, और गैरत को आपने ललकार है। उन लोगों को, श्यामाचरण जी मुख्यमंत्री थे, बड़े मतलब राष्ट्रीय स्तर के परिवार से आते थे, सब था। पर जब लोग बिदक गए तो वो आए, और उन्होंने काफी काम किया था उस जगह पे, नहरों का पूरा नेटवर्क खड़ा किया था।
और मुझे गिरजा शंकर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने हमें बताया कि जब वो वहाँ पे गए और उनसे जब लोगों ने कहा, उन्होंने बुलाया कि मुझसे बात तो करो, मैं तुम्हारे प्रचार करने आया हूँ, तो लोग उन पे वहाँ सभा में भी नहीं जा रहे। फिर उन्होंने बोला कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने काम किए, तुम्हारे नहरें बिछे, बोले ले जाओ अपनी नहरें तो। हाँ, लोगों ने कहा कि तो ये जो पूरा हाईवे दिखाएँगे, ये मतलब कि ये दिखाएँगे कि मैंने राम मंदिर बनाया और फिर चढ़ावा चोरी की मैंने, तो वो सब भी इतना खोखला और वो धोखे की तरह लगता है। और फिर वो लगता है कि अच्छा ये एहसान किया है क्या कोई, ये काम आपको करना था, या आप सिर्फ अ, वोट बटोरने के लिए ये सब करते दिखलाई दिए। हाँ, और वो भी बात है कि चूंकि नरेंद्र मोदी के बारे में इतना अध्ययन हो चुका है, मुझे लगता है इतनी ज़्यादा चर्चा कि भारत की किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई हो। जितनी हुई और वो भी बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो हम पर छा गया। हम सुबह से रात तक उसके अलावा बात नहीं कर पाए। मुझे अभी तक अपने पिता के आखिरी दिनों की याद है। मैंने शायद नीतीश को एक बार बताया कि वो अपने चेतना की उस हालत में थे, जब आप कह सकते हैं इधर से उधर। और एक दिन वो अचानक मुझको बहुत नाराज़ हो। मैंने कहा कि तुम इसके अलावा कुछ नहीं लिखते हो। और उन्होंने कहा कि और उस वो बेहुदा बेहुदा, मैं समझ गया कि वो किसकी बात करेंगे। नाम मैंने नहीं लेना दिया। तो वो इस बात से इतना उत्तेजित थे, 92 साल का एक आदमी, कि हम लोग दिन रात उस नाम ले रहे हैं। और ये कितनी खराब बात है कि हमारी पूरी चेतना आच्छादित हो गई है। उसके बिना हम जी नहीं सकते, बिना उसके संदर्भ के रह नहीं सकते। ये हमारे लिए बहुत डिमीनिंग है। तो लोग जिस बात से चिढ़े, आपने कहा भय और उसके बाद आक्रोश, उसमें जो असल शब्द है वो चिढ़ और घिन है। जी। कि वो चिढ़ गए इस बात से बहुत ज्यादा। ये क्या है ये? तुम दिन में 5 बार कपड़े बदल, इस देश में एक बार कपड़ा बदलने पर गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया। ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जिसमें एक इतना बड़ा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, वह सुबह से शाम तक एक ही कपड़े में काम करता रहता था। तुम ये 5 कपड़े बदलते हो, तुम कर क्या रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि लोग देख नहीं रहे हैं, वे भी देख रहे हैं, जिनको वास्तव में लग रहा था कि ये अच्छा काम कर रहा है अभी तक। लेकिन उनके मन में एक, और मैंने इस घिन को देखा है एयरपोर्ट से आते हुए टैक्सी ड्राइवर से बात करते हुए। एक बार मुझे इतना डर हुआ, क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर इतना उत्तेजित हो गया अपनी घिन में, मुझे लगा वो एक्सीडेंट कर देगा। इतना उत्तेजित था वो। आ, क्योंकि हर किसी को लग रहा है। अब मुझे जो कहा उन लोगों ने वो ये था, और इन छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं निकला तो अचानक एक दिन मैंने देखा कि सारी काली पीली टैक्सी पर भारत टैक्सी लिखा हुआ है। भारत टैक्सी। तो मैंने पूछा, क्या आपसे पूछा भी था? बोला नहीं। मैंने कहा फिर आप भारत टैक्सी कैसे हो गए? उसके बाद जो उसने शुरू किया वो गालियां आपने जंतर मंतर पे सुनी, जो उसने टैक्सी में करना शुरू किया। तो ये घिन थी। उसने कहा कि मुझसे बिना पूछे हम लोगों को बना दिया, और इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, और इससे आपको भी कोई फायदा नहीं है। वो टैक्सी ड्राइवर बतला रहा था। तो हमें एक ही चीज़ तो मिली है इस देश से। मैंने कहा कि अ, हमें अच्छी सड़क बहुत नहीं मिली, अच्छी शिक्षा नहीं मिली। एक ही चीज़ मिली, वो गैरत थी। तुम वो भी छीन लेना चाहते हो। तो तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान है, और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ लोग गंवा देंगे शायद, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं गंवा सकते। हम लोगों की बातचीत में एक चीज़ जो अभी निकल के आ रही है वो ये कि शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा की हालत यहाँ हमारे देश में कितनी बुरी है ना, ये किसी से छुपा नहीं है। मगर शिक्षा का महत्व कितना है, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से उजागर होकर सामने में आया ना। तो जिस तरह से अभी आपने रांका का उदाहरण दिया कि वो कह रहे हैं कि हम इसको ऐसे बदलेंगे या वैसे बदलेंगे, या सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि इन परीक्षाओं में हम ये बदलाव लाएंगे या इसमें ये कड़े नियमों का प्रावधान करेंगे। तो क्या दूर दूर तक कहीं आपको कोई एक उम्मीद की किरण सी दिखती है कि ये आम बच्चों का
धरना प्रदर्शन जो किसी एक हद तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ही था, सिर्फ नीट नहीं था उसमें, जीआरई और तमाम सारे एग्जाम्स उसमें थे। मगर बात तो शिक्षा की ही हो रही थी, जो जो किसी भी तरीके से धार्मिक नहीं हो पाया, किसी भी तरह से वो जातीय नहीं हो पाया। तो क्या सरकार या समाज देखिए, कोई नदीम दबाव में कबीर आए एक थे? बात कह रहे थे जो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पे एक जनता थी, हिंदू मुसलमान नहीं, ट्रांस, औरत, पुरुष। क्यों एक जनता थी? कौन सा एक तत्व था जो उन्हें एक बना रहा था? तो शिक्षा थी, है ना? क्योंकि वह फिर सबका इंटरेस्ट है, वो मुझे मोबिलिटी देता है, गतिशीलता देता है, मैं जिस दायरे में हूँ उससे बाहर निकलने में मेरी मदद करता है, वो मुझे मुझ में उम्मीद जगाता है कि मैं निकल सकता हूँ। लड़कियां जब आती हैं, मुसलमान, आपने देखा होगा जंतर मंतर के बड़ी संख्या में मुसलमान लड़कियां थी। तो जंतर मंतर एक बहुत सुरक्षित जगह थी जी। और हिजाब लगाए हुए, निकाब पहने हुए, बुर्का लिए हुए भी मैंने देखा लड़कियां थी। तो शिक्षा का एक तत्व था जो सबको एक जनता बना रहा था, वो उम्मीद जगा रहा है। लेकिन मैं फिर मैंने हरकारा के उन एपिसोड्स की याद दिलाना चाहूँगा और रतीम के लेखों की और बाकी की। शिक्षा अंततः एक अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा है। आप अगर उस अर्थव्यवस्था को नहीं देख रहे हैं तो आप शिक्षा को ठीक नहीं कर सकते हैं अलग से। ये एक भ्रम है। उस भ्रम में हम जीना चाहते हैं, जी ले, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था आप यही रखना चाह रहे हैं तो फिर आप शिक्षा को ठीक नहीं कर सकते। आप ठीक करेंगे, सिर्फ लीक नहीं होगा। लेकिन वो क्या शिक्षा का ठीक हो जाना है? अंततः उस कंपटीशन में एक बहुत छोटा हिस्सा जाएगा, बड़ा हिस्सा बाहर रहेगा, वो वंचित है। अब मेरे मित्र सत्या कहते हैं कि भाई, सीटों की संख्या इतनी कम क्यों है, बिल्कुल। इतने कम मेडिकल कॉलेज क्यों हैं? आखिर इस कंपटीशन की सैंक्टिटी क्या है? क्यों तुमने बना रखा है? और सेंट्रलाइज क्यों कर रखा है? और सेंट्रलाइज क्यों तमिलनाडु कितने सालों से कह रहा है। आज मैंने एक बयान पढ़ा जो बिल्कुल ठीक था। उसने कहा कि अभी भारत के जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उनमें से कोई नीट से नहीं निकला है। नीट किस चीज का इलाज है? तो नीट के चलते कोचिंग कितनी गुना बढ़ी है, नीट के चलते तनाव कितना बढ़ा है। पर फैमिली इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब एक परिवार का, एक बच्चे का नहीं, उसके तो 2 साल 3 साल जो मेहनत कर रहा है वो एक इन्वेस्टमेंट है, पैसे का इन्वेस्टमेंट है। उसके घर में, उसी के घर में किसी और बच्चे के पैसे काट के उस पे बच्चे पे पैसे लगाए जाते हैं। तो वो एक, अगर आप एक यूनिट पे जाके देखो कि वो एक माइक्रोकॉस्म में जहाँ पे कितना सारा चीजें जो है उसके अराउंड नेविगेट की जाती हैं, और वो लाखों करोड़ों तक पहुंचता है उस तरह से। और शिक्षा तो, मतलब हम 3 पीढ़ी पहले, जैसे मतलब मैं सोचता हूँ जैसे कि हमारे इलाके के बारे में, मेरे मेरे पिता एक किसान, उससे वो लोग खेतीहर लोग थे जो कि बाहर निकले। उसी दौरान ओम प्रकाश वाल्मीकि वहां से बाहर निकला, जो कि जैसे त्यागियों के बारे में जूठन लिखी, और पर वो भी पढ़ के वहां से आए। तो ये तो हम सब के लिए एक लाइफ बोट की तरह थी कि पढ़ोगे तो कुछ बनोगे कहीं, फिर एक और कुछ निकल के आएगा, सिलसिला उससे बनता चला जाए। ये उसको रोकना है एक तरह से। आपके पास वो, ये उसका भी ब्रेक डाउन है, उस उम्मीद का, जो जहाँ पे लाइफ बोट की तरह हम शिक्षा लेके निकलते हैं। और दूसरी बात अब ये, क्योंकि बाहर आप जा नहीं सकते, अब देश छोड़ के नहीं जा सकते, अब आप गल्फ कंट्रीज में नहीं जा सकते जहाँ पे 1 करोड़ भारतीय शायद काम करते हैं, क्योंकि वहाँ भी युद्ध चल रहा है। उनकी इकोनॉमी भी आगे आगे पता नहीं बढ़ किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो वो सब कुछ के बीच में, और दूसरी बात ये कि अभी ये यहाँ से शुरू हुई है बात, ये अमित शाह की तरफ जा रही है निशाने पर, ये गडकरी की तरफ भी जाएगी, ये निर्मला सीतारमण की तरफ जाएगी, जब रुपया जो है आपका जो है अफगान अफगान का जो वहाँ जो करेंसी उससे भी नीचे चली गई है आपकी, अफगानिस्तान की उससे। इसमें तो कोई हाँ, संदेह नहीं है तो कि लेकिन मैं उस बात को थोड़ा निदेश के बात से मैं सहमत हूँ। अगर पूरा कर लें कि हम अगर शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित करें तो नीट तो एक चीज़ है ना, में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, क्या यही पूरी शिक्षा है? ठीक है, ये एक समस्या है कि आप सीयूईटी का क्या कर रहे हैं, जो जिससे अब आप एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी। सीबीएसई का 12th। सीबीएसई को हम भूल ही गए इस पूरे इसमें। सीबीएसई एक बहुत बड़ा स्कैम है और सीबीएसई एक बहुत छोटा बोर्ड है इस देश का, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि वो पूरे देश पर प्रभाव डाल रहा है।
सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका सिलेबस सीबीएसई तय करता है। फिर स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए लोगों का क्या? स्टेट बोर्ड अब नकल कर रहे हैं सीबीएसई की। सीबीएसई सिलेबस बना रहा है अब आरएसएस के मुताबिक। फिर मैं फिर राहुल गांधी पर लौटता हूँ कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं, असल समस्या अभी है कि आरएसएस तुम्हें स्टूडेंट नहीं होने दे रहा है, और जब तक तुम उससे निजात नहीं पाओगे, ये जो तुम यहाँ एमसील लगा रहे हो नीट में, जेईई में, फिर सीबीएसई में। पंचर पंचर लगा रहे हाँ हैं ये मतलब तो, ये मुसलमानों को पंचर पंचर कहते थे, पंचर तो ये लगाते दिख रहे हैं। हाँ, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, आप एक इतने बड़े पैमाने पर इस देश के करोड़ों लाखों छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप विश्वविद्यालय में सिलेबस कैसे बना रहे हैं? क्या वो शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार बनाए जा रहे हैं? स्कूल में क्या सिलेबस शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार बनाया जा रहा है, या एक विशेष दल की अपनी वैचारिक इच्छा के अनुसार बनाया जा रहा है? मतलब मैं, देखिए, हम सब लोग शिक्षित कैसे होते हैं? मुझे इतिहास थोड़ा समझना चाहिए, भूगोल समझ में आना चाहिए, अर्थव्यवस्था थोड़ी समझ में आनी चाहिए, मैं समझ सकूं क्यों मेरे साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है। शिक्षा यही तो करती है ना। मैं आई कैन मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड मी, क्या हो रहा है। लेकिन अगर वो टूल्स सारे टूटे फूटे करप्ट टूल्स हैं, तो फिर इस शिक्षा का हम क्या कर रहे हैं? तो ये एक मौका है जंतर मंतर, जो एक बड़ी बहस को जन्म दे सकता है, और हमें उस तरफ ले जाना चाहिए। यानी हम इसे सिर्फ एक तकनीकी मसला बना के ना रखते, और ये एक दंभोक्ति ना करें कि हम शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देंगे। वो आप कर नहीं सकते जब तक आप, जैसे किसी ने कहा था कि भाषा तुम्हारी तब ठीक होगी जब तुम आदमी बनोगे। बिल्कुल, आदमी बनने की तमीज़ आएगी तब भाषा की तमीज़ होगी। मुझे लगता है तो जो सारे लोग जंतर मंतर से भाषा की तमीज़ कह रहे थे, जंतर मंतर उनसे कह रहा है तुम आदमी कैसे हो भाई? आपकी तमीज़ पे एक बात याद आ गई। उससे पहले मैं एक बात कहूँ कि काफ़ी सारे शिक्षाविद लोगों ने और आप लोगों ने भी इस बात को कहा है कि जो नई जो प्रक्रिया है जिसमें कि हमें लोगों को सेलेक्ट करने के परीक्षा के प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जो सेलेक्ट करते हैं, वो बेसिकली सिलेक्शन नहीं है, एलिमिनेशन का प्रोसेस है कि हम एलिमिनेट करके उसको अंदर में लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, शिक्षा एक बहुत ही गहन और गहरी समस्या से गुजर रहा है। इस पे तो काफ़ी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। मगर जंतर मंतर जो आपने तमीज़ की बात की, तो मुझे लगा कि हम लोगों को अपनी बात में 2 बात ज़रूर अपने विचार दे देने चाहिए कि जंतर मंतर पर जब जो ये सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो अभी एक बार बीच में आपकी बात में निकल के आया भी था, कि वो सब जो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन 2 चीज़ें जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए, वो ये कि लड़कियों की जो भागीदारी थी, चाहे वो कम उम्र की हों या माने कॉलेज पास कर चुकी हों, उनका उनकी सराहना किए बगैर न ये पूरा जो है बातचीत अधूरी होगी। और साथ-साथ उन बच्चों की, उन लड़कों की भी, जहाँ देखा कि लड़कियां रात में भी सड़कों पर सोते हुए भी इतनी महफूज हैं। तो कल तक ये इस समाज को, इस देश के नेताओं को इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिसे आप बहुत बार बार नकारा कहकर हटा देते हैं न, या उसके क्षमता पर सवाल उठाते हैं, उसने 3 तरह से उसने दिखाया कि वो कितना उसके सीने में दम है, और साथ ही साथ वो कितना शिष्टाचारी भी है, और अपनी बात को कहने के उसके पास में अपने भाषाएं, अपने लैंग्वेज में वो बात करता है। मुझे जो नागार्जुन की वो सारी कविताएं तो याद नहीं है, आपको ज़रूर याद होंगी, या ऐसे बहुत सारे कविताएं, चाहे दुष्यंत जी की हो या जिसकी हो, जो अन्ना आंदोलन के समय में नारे लगते थे, सरकार के खिलाफ ही लगते थे। उसमें से कोई ऐसे नारे, इनकलाब जिंदाबाद छोड़कर या 1-2 ऐसे नारों को छोड़कर जो लगे हों न, बाकी सारे इन बच्चों के अपने गढ़े हुए नारे थे, इनके अपने गढ़े हुए मीम्स थे न। मगर ये बात भी हमें इन नए आने वाली पीढ़ी को ये बताने की ज़रूरत है कि उनकी प्रासंगिकता भी ख़त्म नहीं होती है। आप कभी मौका मिले तो उनको भी पढ़कर देखें। आपको
अगली बार जब उतरना हो जंतर मंतर पे, तो आपको भी उससे एक बल मिलेगा और एक समझ भी पैदा होगी। हम लेकिन वो तो पंकज जी वो कहेंगे आप वो पढ़ाएंगे तब तो हाँ, आपने सिलेबस बदल दिया मैं तो मैं उसमें न तो ये कविताएं हैं अब तो हमें जैसे मुझे एनसीईआरटी के एक टेक्स्ट बुक कमेटी के सदस्य ने कहा कि उन्हें कहा गया है आप कह रहे हैं इस पीढ़ी को कि भाई आप उन्हें ना बोलें वो पढ़ेंगे कहाँ से इस देश में जो बहुत बहुसंख्यक आबादी है उसके पास एक ही किताब होती है पढ़ने की पाठ्य पुस्तक और कोई किताब नहीं होती उस घर में इतना पैसा नहीं है कि वो दूसरी किताबें लाए मेरे घर में कविता की 10 किताबें होंगी लेकिन एक मजदूर के घर में सिर्फ एक टेक्स्ट बुक होगी हिंदी की अब आप उस टेक्स्ट बुक का क्या कर रहे हैं आदेश दिया जा रहा है कि उसमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए प्रकृति संबंधी पर्यावरण संबंधी माँ बाप का सम्मान करने संबंधी वगैरह वगैरह कौन बच्चा माँ बाप को सम्मान करने वाली कविता पढ़े मतलब अगर हाँ मैं ही सोचता हूँ मैं अगर बच्चा होता और जाकर अगर मैं सुबह में अपनी माँ का पाँव छू देता तो मुझसे पूछती कि तबीयत ठीक है या नहीं मतलब क्या हो गया तुमको तो अब हम अपनी किताबों में उनको ये पढ़ा रहे हैं कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करो गुरु का सम्मान करो जिसके बारे में वो जानता है कि वो किस तरीके से गुरु बना है तो उसका वो सम्मान करे तो मैं फिर कह रहा हूँ मूल समस्या ये है हम इन नौजवानों को न कहें वो तो खोज लेंगे उनके पास अब अपने साधन हैं बिल्कुल मीडिया ने कहा कि मैं नहीं दिखाऊंगा नौजवानों को कहा कि तुमको दिखाना पड़ेगा क्योंकि हम इतना दिखाएंगे कि तुम अब उसको देख तुम्ही को देखना पड़ेगा तो मुझे लगता है ये सारे नौजवान खोज लेंगे अपनी भाषा और अभी वो नीट के उसमें ना एक जो आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर है वो गौमूत्र का चैंपियन है आपको पता है वो कह रहा है कि बुखार उखार हो गया तो गौमूत्र थोड़ा सा पी लो तो एकदम 15 मिनट में ठीक हो जाता है वो आदमी नीट का ये जो पूरा सिस्टम ठीक करने की उसमें वो भी है हाँ। कल को हो सकता है कि ये भी हो जाए कि नीट जो एग्ज़ाम देने आए कि भाई आप गौमूत्र पी के आए कि नहीं आए तभी आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं नहीं तो फिर नहीं आईआईटी दिल्ली ने पंचगव्य पर पूरा शोध प्रोजेक्ट किया तो मैं आईआईटी दिल्ली में दाखिला क्यों लूंगा भाई इसके लिए लूंगा जो कोई भी पूछेगा इस ये मेरा टीचर है जिसने ये किया है ये साइंटिस्ट है हिंदुस्तान का जो एक हिंदुस्तानी नोबेल लॉरिएट वेंकी उन्होंने कह दिया मैं नहीं आऊँगा भारत अब इसके किसी भी वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी वाली होती है क्योंकि ये दरअसल एक सर्कस है यहाँ प्रधानमंत्री आके कहता है कि हमारे यहाँ स्टेम सेल का विज्ञान पहले से मौजूद था क्योंकि जो 100 कौरव पैदा हुए वो उसी पद्धति से पैदा हुए या प्लास्टिक सर्जरी थी गणेश जी का भी उन्होंने कहा गणेश जी का भी कहा तो हम ये नौजवान देख रहे हैं कि मुझे मुझे नहीं लगता कि आप इनके साथ जो कर रहे हैं वो बहुत पिछली पीढ़ी जो कर रही है वो बहुत बड़ी धोखाधड़ी है बिल्कुल मैं अभी भी ये कहता हूँ हम शिक्षकों के पास ये हिम्मत नहीं है कि हम खड़े होकर कहें कि हम जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो रद्दी है हम जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो रद्दी है तुम जिस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो उसमें तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारी तनख्वाह इससे रुकेगी है लेकिन ये तो देख लेंगे ना बिल्कुल कि हम रद्दी पढ़ा रहे हैं तो फिर हम सीख देने का हमारा कोई अधिकार नहीं बचा हम अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं अपनी राय कुछ दूँ इससे पहले हमने शिक्षा पर बात कर ली सामाजिक व्यवस्था पर बात कर ली तो मुझे लगता है कि निधीश जी से एक राय और ले ही लेनी चाहिए कि जो इस पूरे प्रकरण में इस बार के प्रकरण में मीडिया का जो एक रोल रहा है जो जाहिर सी बात है कि वो सबों को दिखता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मैं सिर्फ ये सवाल मैं पूछने में ज़्यादा इच्छुक हूँ कि क्या हुआ ये सबको दिखा क्या इसमें कोई एक संशोधन या कोई बदलाव आने की संभावना है क्योंकि उनकी तमाम आर्थिक परेशानियां मीडिया के बड़े हाउसेस को चलाने के लिए सरकार का नियंत्रण उस सब में कोई बदलाव तो नजर नहीं आ सकता है अभी ना अभी कोई दिख रहा है आने वाला मगर फिर भी जो अक्सर बातें सुनते हैं कि अब एडिटोरियल बोर्ड नहीं रहा एडिटर नहीं रहा ये नहीं रहा
ये जो इस तरह की जो घटनाएं होती तो, और जिसमें कि मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उस बात को उस तक पहुंचाने का, तो क्या कुछ बदलाव की उम्मीद आपको दिखती रहती है? नहीं, नहीं, पहला तो हमको ये देखना चाहिए कि ये बच्चे जैसे कि नरेंद्र मोदी को जिस तरह से देख पा रहे हैं, सरकार को जैसे देख पा रहे हैं, वैसे ही मीडिया को भी देख पा रहे हैं। और कई लोगों के साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ, जो कि इसलिए भी हुआ कि इसलिए नहीं कि वो खराब पत्रकार थे, इसलिए कि वो उन लोगों के नुमाइंदे थे जो खराब एंकर हुआ करते हैं। यहाँ पे प्राइम टाइम की या उन बेवकूफ़ियाँ। संस्थानों के भी? हाँ, मैं 1 मिनट आता हूँ उसी पे। तो पहले उन 4-5 एपिसोड्स की जहाँ पर जनता मतलब में उनके साथ पिटाई या किसी की शर्ट फाड़ दी गई, ये सब कुछ हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। पर वो एंकर्स के साथ उनका गुस्सा था, जो कि उस बात को एक्नॉलेज करने को तैयार भी नहीं थे कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे जो मीडिया संस्थान थे और मीडिया इंडस्ट्री और जर्नलिज्म का पेशा दोनों अब बिल्कुल अलग-अलग होते हुए दिखलाई पड़ते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि शिक्षा में भी कि यूनिवर्सिटीज़ का जो बिज़नेस है और शिक्षा का जो एक मिशन होता है वो किस तरह से है। तो मीडिया इंडस्ट्री में जर्नलिज्म की गुंजाइश कम होती चली गई। मेरे जैसे व्यक्ति जो, मैं अपने आप को अनएम्प्लॉयबल जर्नलिस्ट बोलता हूँ क्योंकि अब मुझे कहीं इस मीडिया इंडस्ट्री में नौकरी नहीं मिल सकती, और जिस तरह से मिलेगी वो शर्तें शायद अब मंजूर नहीं होती हैं उस तरह से। तो पर मुझे लगता है कि हमको ये बात करनी ही पड़ेगी कि नए सिरे से किस तरह से हम इन छोटी छोटी पहलों को सामने लेकर आए। जनता जनता से जितना भी काम की रिपोर्टिंग जो होती हुई दिखलाई पड़ी वो इन्हीं यूट्यूबर्स और छोटे-छोटे जो इनिशिएटिव्स थे उन्होंने जाके वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उन्होंने लोगों से बात की। लोगों ने अपने, जैसे कि मैं जिस नौजवान महिला के बारे में बता रहा था कि वो लड़की ने अपना वीडियो पोस्ट किया है। ये इसके ज़रिए एक पॉलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन होता है जिसको जिसको बहुत सारे लोग जब अपनी बातें कहते हैं फिर वही खट्टी होती हुई चली जाती है। हाँ, तो वो हो रहा है जो कि पहले एक हम एक मुखी थे, दूरदर्शन हमारे हमारे सामने था तो एक ही दूरदर्शन था, बाकी टीवी चैनल नहीं थे। फिर टीवी चैनल आए, फिर अब जो है वो फिर वो डिजिटाइज़ हुआ, और अब हम सब देख सकते हैं कि कौन किस तरफ खड़ा हुआ है, कि कौन जो मीडिया चैनल जो एक एक ये उनका अंत भी है एक तरह से। ये फिर नरेंद्र मोदी का नहीं, हाँ, अंत नहीं हो रहा है या खात्मे की तरफ नहीं जा रहा है। इसमें मीडिया का भी जिसको हम जिस तरह से जानते थे, वो अब खत्म होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और ये भी एक अपने आप एक शुभ संकेत है कि हम, क्योंकि मीडिया क्या करता है? मीडिया का काम ये था कि समाज अपने आप में एक अपने अपने साथ एक वार्तालाप में रहे। वो वार्तालाप को डिसरप्ट कर रहा था मीडिया, उसको इनेबल नहीं कर रहा था। वो उसमें झूठ फैला रहा था, वो प्रोपेगेंडा कर रहा था। वो एक किसी का एक आदमी का है जो सुबह-सुबह उनको एक व्हाट्सएप करता है, तो सभी लोग वही ट्वीट करते हैं, सभी लोग वही हेडलाइन बनाते हैं। ये बिल्कुल जिन्होंने जॉर्ज ऑरवेल की 1984 पढ़ी है, बिल्कुल वैसा ही मॉडल है। और अब वो खत्म होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। कुछ 1-2 चैनल में कल परसों मैंने मालूम पड़ा 120 लोग एक साथ निकाल दिए गए। क्योंकि वो चलाना मुश्किल है। अब एक एक झूठ को कितना कितना खींच-खींच के कितना बढ़ा सकें। तो वो जो गुब्बारा है वो दरअसल फट गया। हट गया। देश ने जो बात कही अ, उसी को अगर हम थोड़ा बढ़ा लें, 1942 में जब गांधी को ये कहा गया कि वे सविनय अवज्ञा, उसके पहले कि उसका समाचार वे नहीं दे सकते नेक्स्ट में, तो उन्होंने देश के लोगों को कहा आप सबको समाचार पत्र बजाना पड़ेगा चलता फिरता। ये उन्होंने कहा। ये लगता है गांधी छिपा कितने साल हो गए, 1942 में। 2026 में अभी है। हाँ, 2026 में लोगों ने सुन लिया, और सब अब चलता फिरता मीडिया है, किसी को ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है कि हम लोग जब कोई कार्यक्रम करते थे, कोई जुलूस निकालते थे, कोई धरना करते थे, हम अखबार के दफ्तर जाते थे, चिरौरी करते थे, आ जाइए, रिपोर्टर भेज दीजिए। वो बहुत ही ऐसे कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, आप एक नोट भेज दीजिए, प्लस नोट भेज देना, वो भी 2 दिन बाद लगेगा। प्रेस नोट भेज दीजिएगा। वो पूरी तरह से उनकी मेहरबानी थी। अब हर कोई चल गांधी जी का मीडिया है ना? गांधी जी ने जो 1942 में कहा वो अब सुन लिया गया। अब सबको आप छिपा नहीं सकते, पैलेट गन आप चला रहे हैं, बड़ा मीडिया हो सकता है उसको दबा दे, उसके पास अगर उसका ये वो भी तो रिकॉर्डिंग,
लेकिन जिस मोबाइल पर रिकॉर्ड कर दिया मोबाइल पर पे उसने तुरंत उसको डाल दिया क्योंकि इनके बाकी सारे दुनिया के सोर्सेज जो है ना वो लोग ही हैं। जैसे कि ये बहुत क्लासिक उदाहरण है, जब लादेन को जब मारा गया तो एक पास के एक डॉक्टर के घर से उसने कुछ आवाजें सुनी, उसने कुछ वीडियो बना के ट्वीट किया कि यहाँ एबोटाबाद में कुछ तो कुछ सरकार तो चुप ही रहती, सरकार को तो पता नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, अमेरिकन बताएंगे नहीं कि क्या हो रहा है। तो ये सारी जगहों पे मालूम पड़ा कि लोगों को सबसे ज्यादा खबर लोगों के मोबाइल में सबसे ज्यादा चीजें निकल के आती, फिर वो अ, जो मीडिया हाउसेज है वो भी वहीं से एक तरह से उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास कोई अपनी ओरिजिनल कोई खबर जब होती है तो उन्हीं के पास होती है तो उसपे। इसलिए यह सबसे अच्छी बात है जो मीडिया पर हम बात खत्म कर रहे हैं, तो लोगों ने अब अपनी जिम्मेवारी संभाल ली है। संभाल ली है। आप जिस सच को छिपाना चाहते हैं वह सच छिपेगा क्योंकि हर कोई अब मीडिया को तो फिर हम अपनी बात को यहाँ ख़त्म करें इससे पहले मैं एक संदेश हम लोगों की आदत होती है कि जब हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि भाई हमें समाज के साथ संवाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार समाज का ही एक रूप है। और अक्सर हम समाज की बात, मैं अपनी खास करके मैं समाज की बात इसलिए उठाने की कोशिश करता हूँ ना, क्योंकि अगर समाज बदलेगा तो ही सरकार बदलने की कोशिश करेगी, समाज के दबाव के बगैर नहीं। और सरकार को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये समाज कभी भी आप इसे सोया हुआ या मरा हुआ महसूस ना करें। मैं ये कभी भी जाग जाता है, कभी भी उठ खड़ा होता है। और समाज को ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि और ख़ास करके उन माँ-बाप को या वो लोग जो लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए मगर हसरत रखते हैं या उसके खिलाफ रहते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस देश में बहुत सारी चीज़ें में ऐसी हैं जो खड़ी दिखाई देती हैं, वो आंदोलनों का ही नतीजा है। उदाहरण के तौर पे अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश या गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र का इलाका आता है, गोंदिया, भंडारा, इन तमाम जगहों पर अगर आप जाएँ तो आपको बहुत बड़े पैमाने पर आपको हरियाली दिखाई देगी, आसमान साफ दिखाई देगा, खेतों में हरियाली भी दिखाई देगी, फसल भी लहलहाते हुए दिखाई देंगी। मगर आप अगर वहाँ करीब जाएँ, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन चल रहा है वहाँ केन-बेतवा की नदी को लेकर के, तो आप देखेंगे कि तमाम हरियालियों या उस जो जो पिक्चरों में आप कभी देखते होंगे या किसी सिनेमाघरों में, उस हरियाली के दिखने में वहाँ के लोगों का लहू या पसीना बहा हुआ है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के किसी भी आंदोलन को, किसी भी प्रदर्शन को गैर कानूनी, गैर ज़रूरी कहकर नज़रअंदाज न करें। ये सरकार से भी उम्मीद करता हूँ और समाज भी उसके प्रति एक सहमति का ना सही मगर उसकी असहमति भी इतनी बड़ी ना हो जो खुद को उसको अपमानित करने जैसा लगता हो। धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम को देखा। आप लोगों से दोबारा से मैं ये अपील करने की कोशिश करता हूँ कि कड़वी कॉफ़ी को देखें, उसको सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हरकारा जो करंट अफेयर्स पर प्रोग्राम करता है, जो रोज़ आप उसको देखते हैं ना, उसे भी आप देखें और सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।